अब देखिए शुंग वंश के बारे में, ठीक है। शुंग वंश कैसे आया, किसने बनाया शुंग वंश, ये सारी बातें हम लोगों ने देख चुके हैं। शुंग वंश के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, उसको मार के पुष्यमित्र शुंग मगध का अगला शासक बनता है। और यहाँ पे अब जो सत्ता जिसकी हो जाएगी वो पुष्यमित्र शुंग की हो जाएगी, जिसने शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। 187 ईसा पूर्व में इसने शुंग वंश की क्या की, स्थापना की। मतलब 187 ईसा पूर्व में इसने बृहद्रथ को मारा और 187 में ही इसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। कहीं कहीं आपको 184 भी मिलेगा, 184 ईसा पूर्व। विवादित चीज़ें हैं, इतिहास में कोई भी तथ्य एकदम परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कुछ किताबें कुछ बोलेंगी, कुछ किताबें कुछ बोलेंगी। तो हम हिंदी ग्रंथ अकेडमी को हमारा केंद्र बिंदु मान के चल रहे हैं। हिंदी ग्रंथ अकेडमी मानती है कि 187 ईसा पूर्व में बृहद्रथ को हत्या करके बृहद्रथ की इसने हत्या की और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी, ठीक। अब मुख्य रूप से हमें पढ़ना है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। अब अगर आप देख रहे होंगे तो आप अभी सोच रहे होंगे कि सर इसके पहले हम लोगों ने जो मौर्य वंश पढ़ा और मौर्य वंश का शासक बृहद्रथ था और मौर्य वंश का जो राजपाट था, पूरा जो राज दरबार था, उसका जितना बड़ा साम्राज्य था, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक उसका पूरा साम्राज्य था। और शुंग वंश का जो नक्शा हम देख रहे हैं वो केवल और केवल इतने क्षेत्र में देख रहे हैं। तो ये कैसे हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य जो था मौर्य का, क्या वो उसको पूरा नहीं मिला, क्या फिर उसका आधा हो गया, कैसे हुआ कि इसका साम्राज्य जो था इतना छोटा हो गया, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा अगर एनालिसिस करके अगर समझ पा रहे हैं, इसको खंगोल के अगर समझेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। हमने बृहद्रथ को देखा था जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, और बृहद्रथ के समय में ही मैंने आपको बताया था क्योंकि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे करके क्या होने लगा था, कमज़ोर होने लगा। और बृहद्रथ के समय आते आते तक तो मौर्य साम्राज्य ये मानो बहुत सारे टुकड़े में अलग अलग हो गया, छोटे छोटे राज्य बन गए, अलग अलग टुकड़ों में छोटे छोटे राज्य बन गए। जैसे अगर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ही देखेंगे हम तो त्रिपुरी एक अलग से राज्य बन गया, जबकि उस समय मगध में बृहद्रथ का शासन था। पर त्रिपुरी के छोटे छोटे कबीलों के रूप में त्रिपुरी में छोटे छोटे राजा जो बने, उन्होंने अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। माहिष्मती एक अलग राज्य बन गया हमारे यहाँ, जबकि उस समय बृहद्रथ का शासन था। तो जब हम देखें कि जब शुंग वंश आया उस समय मौर्य जो था वो लगभग छोटे छोटे भागों में टूट गया था। अगर आप दक्षिण के साइड में आप देखेंगे जो कलिंग वाला क्षेत्र था जिसे अशोक ने जीता था, तो आप देखेंगे ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है। यहाँ से ये जो पूरा क्षेत्र लगेगा आपका, ये वाला, ये जो क्षेत्र है ये बन गया आगे चल के चेदी। कलिंग में चेदी वंश की उत्पत्ति हो गई आगे चल के। आप देखेंगे अभी चेदी वंश आप देखेंगे, फिर एक 9वीं शताब्दी में और देखेंगे आप, तो ये चेदी वंश आपको यहाँ देखने को मिल गया। और आप देखेंगे यहाँ पे जो इस साइड और चले आएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ सातवाहन वंश देखने को मिलेगा आपको, जिसको आंध्र वंश बोला जाता है, सातवाहन वंश। तो ये तो सब पहले मौर्यों के अंदर में आते थे, ये पूरा क्षेत्र ही मौर्यों के साम्राज्य के अंदर था। केवल आप देखें चोल और पांड्य को छोड़ दें तो बाकी तो सब कुछ तो मौर्यों का था। पर हुआ ये कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम समय में जब राजा कमज़ोर हुआ, उस समय बहुत सारे छोटे छोटे राज बन गए, बहुत सारे छोटे छोटे राज दरबार बन गए, बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य बन गए। उन छोटे छोटे साम्राज्यों में शुंग वंश शामिल नहीं हो पाया। तो शुंग वंश का अगर आप शासन देखेंगे तो केवल और केवल मध्यवर्ती वाला जो क्षेत्र था, आप नर्मदा नदी के इधर वाला अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो केवल और केवल उसी क्षेत्र में शुंग वंश ने अपना शासन किया है। तो ये नक्शे में आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र दिख रहा है नीली बॉर्डर वाला, ये पूरा की पूरा शुंग वंश है। परंतु शुंग वंश में हमारा मध्य प्रदेश भी आ गया, और कैसे आया ये समझिए। पुष्यमित्र शुंग ने 187 में शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा हुआ उसका नाम था अग्निमित्र। बहुत ही आक्रामक, बहुत ही शानदार बेटा, हर बच्चे को ऐसा होना चाहिए। पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा हुआ उसका नाम था अग्निमित्र, ठीक है। एक समय ऐसा आया कि आपने देखा था कि बिंदुसार के समय में अशोक को उज्जैन का प्रांतपाल राज्यपाल बना के भेजा गया था, ठीक। अब आप यहाँ पे समझिए कि बृहद्रथ को मार के जब पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे स्थापना की, तो उस समय हमारे मगध की राजधानी जो थी, शुंग वंशों की राजधानी थी, वो तो थी पाटलिपुत्र। शुरुआत में तो इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पर आप जानते हैं जब कभी किसी राजा की मृत्यु होती है तो कोई तो समर्थक रहे होंगे बृहद्रथ के।
पुष्यमित्र शुंग जो था वो तो ब्राह्मण वंशी था और बृहद्रथ जो था वो बौद्ध धर्मी था। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म वाले पुष्यमित्र शुंग का सपोर्ट तो कर ही रहे होंगे। तो पुष्यमित्र शुंग को एक समय ऐसा लगा कि कहीं मुझे इन लोगों का विरोध ना झेलना पड़ जाए, कहीं ये पूरे की पूरे बौद्ध धर्मी लोग और बृहद्रथ के जितने भी समर्थक हैं वो सारे इकट्ठे होकर मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दें। तो जनता को तो राजा मार ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम देखें बृहद्रथ के जो भी समर्थक होंगे वो तो जनता के अंदर ही शामिल होंगे। बहुत सारे तो पुष्यमित्र शुंग के समर्थक हैं, पर बहुत सारे बृहद्रथ के भी समर्थक रहे होंगे। जैसे कट्टरवादी होते हैं, आज आप देखेंगे कि सालों से चली आ रही कांग्रेस के कितने सारे समर्थक हैं, आज भी कट्टरवादी हैं बिल्कुल। वो कुछ हो जाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो ऐसे ही बीजेपी के भी देख लीजिए, अच्छा करे या बुरा करे किसी को कोई मतलब नहीं, पर अगर कोई उसका कट्टर समर्थक है तो वो उसी का ही समर्थन करेगा, अच्छा हो बुरा हो कोई मतलब नहीं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक आप देखना, बहुत कट्टरवादी अगर हो जाएगा तो उसकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी दर उसके समर्थन मिलते रहेगा। ऐसे ही बृहद्रथ के भी समर्थक थे, मौर्य वंश के समर्थक थे, कट्टरवादी थे और बौद्ध धर्मी भी थे, तो बुद्धों का तो पूरा सपोर्ट ही था इसे। तो शुंग वंश के शासक को, पुष्यमित्र शुंग को ये लगा कि यार हमारे ऊपर अगर इन लोगों ने धावा बोल दिया तो हम जनता को तो मार ही नहीं सकते। इसलिए इन्होंने अपनी ही सुविधा के लिए कि हम सिक्योर रहें, हमारा शासन भी सिक्योर रहे, इन्होंने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को कहाँ कर लिया, विदिशा। यहाँ पे आप देखेंगे सांची के पास यहाँ विदिशा मिल ही जाएगा आपको, ये है विदिशा, ठीक है। इस विदिशा में इन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर लिया और इसी आधार पे हम कहते हैं कि जो शुंग वंश के शासक हैं वो विदिशा के शासक कहलाते हैं। विदिशा में केवल एक ही कारण समझ में आता है कि इन लोगों का हमें विरोध ना झेलना पड़े, इसलिए उन्होंने इस वाले लोकल क्षेत्र को, इस स्थानीय क्षेत्र को छोड़ के अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ पे, विदिशा में। तो शुंग वंश के शासनकाल में मगध की एक राजधानी और देखने को मिलेगी शुंगों के समय में, उस राजधानी का नाम था विदिशा, जो आज आपके वर्तमान मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ से समझिए आप, ठीक। जैसे अशोक को बिंदुसार ने उज्जैन का प्रांतपाल बना के भेजा था, राज्यपाल बना के भेजा था, ऐसे ही पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का राज्यपाल बना के भेजा कि जाओ विदिशा में जाइए, वहाँ पे शासन कीजिए और वहाँ पे सब कुछ देखिए। क्योंकि यहाँ पे उसने देख लिया पाटलिपुत्र में, तो यहाँ उसको शासन जमा ही लिया उसने। विदिशा एक और राजधानी बना दिया, वहाँ पे एक और केंद्र बना दिया, वहाँ पे भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। और हमने देख ही लिया है कि राज्यपाल बनाने वाले तो वो केवल अपने बच्चों को ही बनाते थे, किसी और को तो बनाते ही नहीं थे। तो ऐसे ही उन्होंने अग्निमित्र को यहाँ का राज्यपाल बना के भेजा, ठीक। अग्निमित्र ने अपने जीवन में 3 शादियाँ की। अगर अग्निमित्र को देखें तो इसने जीवन में 3 शादियाँ की। इसकी पहली जो पत्नी थी उसका नाम था इरावती, दूसरी पत्नी थी धारिणी और एक और पत्नी थी जिसका नाम था मालविका। आपने कालिदास का एक बहुत प्रसिद्ध रचना सुनी होगी आपने, जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम नाम से ही अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है उसमें, और उसी के बारे में, उन्हीं के बारे की उनकी प्रेम कथा को डिस्क्राइब करते हुए कालिदास ने लिखा मालविकाग्निमित्रम। उसमें पुष्यमित्र शुंग के वंश के बारे में, शुंग वंश के बारे में, इनके वंशज के बारे में पूरी कहानी दी गई है। शुंग वंश के बारे में अगर आपको कुछ जानना हो तो मालविकाग्निमित्रम पढ़ लो, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। तो अग्निमित्र ने अपने जीवन में 3 शादियाँ की। इन दोनों का तो कुछ खास विशेष हमें समझ में आया नहीं कि क्या मिला, इनका कुछ हमें मिला भी नहीं। पर मालविकाग्निमित्रम, क्योंकि मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी ने लिखा था, इस कारण से हमें अग्निमित्र और मालविका के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मालविका का एक भाई था जिसका नाम था वीरसेन। देखिए सब चीज़ें आपको लिंक करना है। मालविका का एक भाई है वीरसेन। अब आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, आपको पता है यहाँ अमरकंटक से, हमारा मध्य प्रदेश अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, और यहाँ गुजरात के पास जाती है। देखिए उसको मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नदी देखिए आप, यहाँ आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको अमरकंटक मिलेगा, अनूपपुर ज़िले का, और यहाँ से आप देखेंगे एक ये जो नदी निकलेगी ये है नर्मदा नदी, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये है आपकी
नर्मदा नदी। ठीक है, अब चूंकि ये पूरा क्षेत्र जो है नर्मदा नदी तो यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ सब कुछ नर्मदा नदी है, तो इस वाले क्षेत्र में अग्निमित्र ने अपना जो साला था जिसका नाम क्या था, वीरसेन, उस वीरसेन को इस वाले क्षेत्र में जो महल थे इनका जो क्षेत्र था, इस वाला जो क्षेत्र था यहाँ पे जो नर्मदा नदी के किनारे किनारे जो भी महल बने थे, यहाँ पे उन्होंने वीरसेन को नियुक्त करके रखा था कि वो यहाँ की तकवारी करे, यहाँ पे निगरानी करे। नर्मदा का जो भी तटीय क्षेत्र था जो मध्य प्रदेश में आता है, उस समय पूरा की पूरा क्षेत्र कहाँ आता था, वो पूरे शुंग वंश में भी आता था। मैप में आपको भले ही थोड़ा अच्छे से समझ में ना आए, पर आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वो पूरी की पूरी शुंग वंश के उसमें आ जाती थी। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी शामिल ही था शुंग वंश के अंदर में। तो उस नर्मदा नदी के पास में जो भी शुंग वंश के महल बने हुए थे, जो भी उनका राजदरबार का कार्यकाल चलता था नर्मदा नदी के पास में, उस कार्यकाल की उन महलों की निगरानी करने के लिए उन्होंने किसको नियुक्त किया था, वीरसेन को। और वीरसेन किसका भाई है, मालविका का भाई है, मतलब अग्निमित्र का साला। सब चीज़ों को ध्यान में देख के चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत ध्यान से देखेंगे, कौन सा पेन यूज़ करूँ मैं, नीला वाला करता हूँ। ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश है और आपने देखा है कि इस मध्य प्रदेश के पास में एक क्षेत्र और मिला है जिसका नाम था विदर्भ। ये है आपका विदर्भ। ठीक है, पहले हम जब मध्य प्रदेश का नक्शा पढ़ते हैं ना, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मध्य प्रदेश के में विदर्भ कहाँ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप फिर से मध्य प्रदेश का जब हमने पुनर्गठन देखा है, जब इसमें रियासतें शामिल हुई हैं, विदर्भ के राजा शामिल हुए हैं, सब देखेंगे आप तो आपको सब मिल जाएगा, ये सब आपने पढ़ रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ विदर्भ में अगर आप देखेंगे तो विदर्भ ये वाला क्षेत्र कहलाता था जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी वाले क्षेत्र में कहलाता था। वर्तमान में अगर आपको विदर्भ की लोकेशन देखना है तो वर्तमान में ये चला गया हमारे कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक, और महाराष्ट्र में जब हमारा विदर्भ और मध्य प्रदेश के बीच में थोड़ा विभाजन हुआ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र सब अलग अलग हो गए, तो हमारे ही मध्य प्रदेश के 8 जिलों को हमने कहाँ दे दिया था, मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में दे दिया था, और वही 8 जिले शामिल होकर आगे चल के विदर्भ वाले क्षेत्र में शामिल हो गए। ये सब वहाँ की कहानी है। इसी विदर्भ में एक राजा होता था जिसका नाम था यज्ञसेन। ठीक है, क्या नाम है, यज्ञसेन। हम ये बात कर रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बाद जो शुंग वंश का अगला शासक हो गया अग्निमित्र। अग्निमित्र के समय ही आप देखेंगे विदर्भ में एक शासक था जिसका नाम था यज्ञसेन, और इसी यज्ञसेन का एक चचेरा भाई था। देखिए इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, यज्ञसेन का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था माधवसेन। ठीक है, दोनों को समझते हुए चलना है, आराम से समझेंगे क्योंकि बहुत लिंक वाली चीज़ मिलेगी। मैप में समझ जाएंगे तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, विदर्भ का राजा यज्ञसेन का चचेरा भाई माधवसेन, इतना ही जानना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये विदर्भ का राजा बार बार मैं कह रहा हूँ कि विदर्भ का राजा यज्ञसेन है, जबकि इसका चचेरा भाई माधवसेन भी है। मतलब आप इस बात से तो एकदम संतुष्ट हो चुके होंगे कि ये जो पूरा साम्राज्य था विदर्भ का, इसमें केवल एक ही राजा था यज्ञसेन, और इसने माधवसेन को कोई भी साम्राज्य में हासिल नहीं हुआ होगा, माधवसेन को कुछ भी नहीं दिया होगा, पर रहता तो ये यज्ञसेन के दरबार में ही था। और किस भाई को ये नहीं लगता कि वो भी साम्राज्य का हिस्सा बने, वो भी राजा बने, किसे नहीं लगता, सबको लगता है। अब माधवसेन को अगर विदर्भ राज्य चाहिए था तो उसको यज्ञसेन को हटाना होगा, और यज्ञसेन को हटाना मामूली बात थी नहीं। और यज्ञसेन को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि माधवसेन मेरे ऊपर कहीं ना कहीं नज़र तो रखे हुए है, ये आज नहीं कल मेरे साथ धोखाबाजी जरूर कर सकता है, किसी न किसी दिन ये साम्राज्य को पाने के लिए मेरी हत्या भी कर सकता है। इसलिए उसने पूरे विदर्भ की बाउंड्री में जितनी भी उसकी सीमावर्ती क्षेत्र था उसमें उसने जितने भी सैनिक थे उन सभी सैनिकों को एक आदेश दे दिया कि ये जो माधवसेन है इसके ऊपर गौरपूर्वक नज़र रखना है आपको, कि ये किस समय क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे करता है। अरे रात को आके मुझे मार के ही चला गया तो कौन जिम्मेदार इसका, मैं तो मर जाऊँगा ना। साम्राज्य के लिए तो भाई भाई का नहीं हुआ। आप देखेंगे अभी आगे चल के इतिहास में ऐसे बहुत सारे योद्धा मिलेंगे आपको जिन्होंने अपने ही भाई को, अपने ही माता पिता को, सबको मार दिया केवल और केवल साम्राज्य के लिए। और ये साम्राज्य की भूख इतनी खराब होती है कि ये प्रथा आज भी चली आ रही है। गांधी परिवार में देख लो, चाहे आप राजनीति में देख लो, आज हर जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलती है
कि केवल पद के लिए, केवल राजनीति के लिए, केवल साम्राज्य के लिए एक भाई अपने पिता को मार देता है, भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है, सब चलता है। इतिहास में आप ऐसे बहुत जगह तथ्य देखेंगे। यज्ञसेन को भी इसी बात का डर था कि माधव सेन कहीं मुझे मार ना दे, इसलिए माधव सेन के ऊपर उसने क्या लगवा के रखा था, निगरानी लगवा के रखा था पूरी सेना का। पूरी सीमा, जहाँ जहाँ तक विदर्भ की सीमा थी, वहाँ पे जितने भी सैनिक खड़े होते थे वो यही चीज़ देखते थे कि माधव सेन कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि अभी हमारे शुंग वंश में जो शासक बैठा हुआ है उसका नाम है अग्निमित्र, पुष्यमित्र का बेटा। पुष्यमित्र ने लगभग 30 वर्ष तक शासन किया और उसकी मृत्यु के बाद अग्निमित्र शासक बन गया। अग्निमित्र ने जब शासन किया तो लगभग 8 वर्ष तक अग्निमित्र ने शासन किया और इसी 8 साल के अंदर में अग्निमित्र ने एक घमासान युद्ध लड़ा विदर्भ के साथ। और वो विदर्भ के साथ युद्ध उसका कैसे हुआ ये देखिए। ये जो माधव सेन है, इस माधव सेन की दोस्ती थी अग्निमित्र के साथ। इसकी जो दोस्ती थी अग्निमित्र के साथ थी और अग्निमित्र मगध का शासक। अगर माधव सेन कैसे भी करके अग्निमित्र की सहायता ले ले, उससे हेल्प ले ले, तो विदर्भ को हराने में उसको आसानी मिल जाएगी। अग्निमित्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया नहीं किया ये तो नहीं पता, पर ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि माधव सेन एक दिन लुका छुपी, चोरी छुपे से अग्निमित्र से मिलने के लिए जा रहा था। क्योंकि यज्ञसेन ने तो सब निगरानी लगवा के रखी थी, सैनिक तो नज़र रख ही रहे थे। तो माधव सेन इस राज्य की, विदर्भ राज्य की सीमा के पास पकड़ा गया। सैनिकों ने पकड़ लिया, पकड़ के लेके आए यज्ञसेन के पास। इससे पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो, तो इसने बताया कि मैं अग्निमित्र के पास जा रहा था। अपनी बातें रखी इसने सामने रखी। इसको कैदी बना लिया गया माधव सेन को कि ये फिर से ना जाए बाहर। कैदी बना के कैद खाने में डाल दिया। किसी गुप्तचर के माध्यम से अग्निमित्र को इस बारे में पता चलता है कि माधव सेन को क्या कर लिया गया है, कैदी बना लिया गया। अब अग्निमित्र माधव यज्ञसेन को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि यज्ञसेन, माधव सेन को छोड़ दो, माधव सेन मेरा मित्र है, उसको छोड़ दो, वो मुझसे मिलने आ रहा था। अब इसी समय आप देखेंगे एक लिंक और मिलेगी। ये जो अग्निमित्र है, इसके राज दरबार में एक मंत्री काम करता था। ठीक है, नाम क्या है कोई जानकारी नहीं, बस इतनी जानकारी है कि अग्निमित्र के राज दरबार में एक मंत्री था जो यज्ञसेन की बहन का पति था, मतलब यज्ञसेन का बहनोई था, जो कहाँ पे काम कर रहा है, शुंग वंश के शासनकाल में काम कर रहा है। अग्निमित्र का मंत्री यज्ञसेन का बहनोई था, यज्ञसेन की बहन का पति था, और वो कहाँ काम कर रहा है, अग्निमित्र के राज दरबार में। जब अग्निमित्र ने यज्ञसेन से माधव सेन को छोड़ने के लिए कहा तो यज्ञसेन ने कहा कि एक ही शर्त में छोड़ूंगा, कि जब आप मेरे बहनोई जो कि मंत्री पद में आपके यहाँ हैं उनको रिहा करो, उनको नौकरी से निकालो, तभी मैं माधव सेन को छोड़ूंगा। अग्निमित्र का जो मंत्री था यज्ञसेन का बहनोई बहुत विश्वास पात्र था अग्निमित्र का। ये मान के चलिए कि उसका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, ये मान के चलिए। अब कुछ तो खुन्नस रही होगी यज्ञसेन की और उसके बहनोई के साथ, जीजा साले की, तो नहीं पट रही होगी, इसलिए उसने कहा कि उसको नौकरी से निकालो, उसको मार दूंगा, जो भी करना होगा करता। पर ऐसा हुआ नहीं। अग्निमित्र ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठुकराने के बाद अग्निमित्र ने आदेश निकाला एक, चूँकि यज्ञसेन ने तो मना कर ही दिया था कि माधव सेन को छोड़ूंगा नहीं, और उस समय ये चलता था कि राजा अपनी जिद के कारण से, केवल और केवल अपनी जिद के कारण से कई साम्राज्य को खुद ने नष्ट भी करे हैं और कईयों ने बनाए भी हैं। अग्निमित्र को ये बात पसंद नहीं आई कि उसने मेरा प्रस्ताव कैसे ठुकरा दिया, मेरी बात मानने से कैसे मना कर दिया, और इतनी मजाल कि मुझे बोले कि एक ही शर्त में छोड़ूंगा। राजा है, मगध का राजा है। लगाया फोन किसको, वीरसेन को। वीरसेन कौन है, अग्निमित्र का साला। बैठा तो है ही विदर्भ के पास में, ज़्यादा दूर तो है ही नहीं, विदर्भ के राजपाट के पास में ही बैठा है, नर्मदा नदी के पाट में। नर्मदा नदी के नीचे ही पड़ेगा विदर्भ। अगर आप इसको बनाएंगे ना बहुत अच्छे से, तो ये जो दरबार, इसका जो विदर्भ का क्षेत्र है, ये नर्मदा के नीचे ही आना चाहिए, ठीक है, ऊपर नहीं आएगा। तो वीरसेन जो था, नर्मदा नदी के किनारे वाले जो भी उसके महल थे, जो भी भवन बने हुए थे, जो भी शुंग वंश का क्षेत्र था, उस सारे क्षेत्र का क्या था, वो एक प्रकार का राज्यपाल टाइप नियुक्त था, वहाँ पे निगरानी करने का काम करता था। अग्निमित्र ने फ़ोन लगाया वीरसेन को और वीरसेन को कहा कि वीरसेन,
आज तुमको अपने जीजा की बात एक माननी पड़ेगी और साले का फर्ज अदा करना पड़ेगा। वीरसेन ने कहा बताइए जीजा जी क्या करूं? बोले सेना तैयार करो, सेना। बोले क्यों? युद्ध की तैयारी करना है। कहाँ? विदर्भ में, यज्ञसेन के ऊपर। बोले क्यों? माधव सेन को कैद कर लिया है उसने, और माधव सेन को छुड़ाओ और विदर्भ को निपटाओ, और माधव सेन को मेरे पास लेके आओ, और यज्ञसेन को मरा या जिंदा कैसे भी जो समझ में आए लेके आ जाओ। वीरसेन था, साला था, जीजा की बात कैसे मानता, जीजा की बात कैसे ठुकरा देता। जो जिया जी कहेंगे वो मैं करूँगा, जो जिया जी कहेंगे वो मैं करूँगा, बस लग गया। आक्रमण कर दिया विदर्भ में। इस युद्ध में अग्निमित्र भी शामिल था। ऐसा नहीं है कि केवल वीरसेन ने युद्ध किया, इस युद्ध में अग्निमित्र भी शामिल था। अग्निमित्र के शासनकाल में अग्निमित्र ने सबसे बेहतरीन जो युद्ध लड़ा है वो विदर्भ के साथ ही लड़ा है, यज्ञसेन के साथ, केवल माधव सेन को छुड़ाने के लिए। इसमें कोई दो राह नहीं है कि उसको यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करना था, नहीं। उसे ना तो साम्राज्य चाहिए था विदर्भ का, ना तो उसे अपने साम्राज्य को विस्तार करना था, ना ही उसकी वहाँ की कोई रानी उसको पसंद थी, कुछ नहीं। केवल और केवल माधव सेन के चक्कर में उसने ये युद्ध लड़ लिया। अब युद्ध लड़ा, ये कहाँ इतना बड़ा शुंग वंश और ये कहाँ जरा सा विदर्भ, इतना मुट्ठी भर सा विदर्भ, उसको कहाँ हरा पाता अग्निमित्र को। अग्निमित्र ने पूरी सेना का आक्रमण कराया चारों तरफ से विदर्भ में, विदर्भ हार गया, यज्ञसेन हार गया, बना के ले आए बंदी यज्ञसेन को, और माधव सेन को भी छुड़ा के लेके आए। राज दरबार में खड़ा किया दोनों को। माधव सेन बैठा है बढ़िया चेयर में, यज्ञसेन घुटनों के बल पड़ा हुआ है। यज्ञसेन ने माफ़ी मांगी अग्निमित्र से कि माफ़ कर दो सरकार, गलती हो गई, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। क्या था फिर? अग्निमित्र को मारना थोड़ी था, अग्निमित्र को तो चाहिए था माधव सेन, वो तो मिल गया। अब यज्ञसेन उसके अधीन आके काम करना चाह रहा है तो उसको क्या दिक्कत है। अग्निमित्र ने बढ़िया प्रस्ताव निकाला कि एक काम करो, माधव सेन की भी इच्छा है कि वो भी साम्राज्य में राज करे, विदर्भ का 2 भाग करो। 2 बंटवारा किया गया विदर्भ का, एक भाग दिया गया माधव सेन को और एक भाग दिया गया यज्ञसेन को, और ये जो विदर्भ का क्षेत्र है इसको भी शुंग वंश के अधीन कर लिया गया। राजा तो भले ही दोनों बने, परंतु ये दोनों किसके अंदर आ गए? शुंग वंश के अंतर्गत आ गए। ऐसी कहानी है विदर्भ और इसकी। तो अब अगर आप देखेंगे तो नर्मदा का क्षेत्र, विदर्भ का क्षेत्र, ये सारा की सारा क्षेत्र किसके अधीन आ गया? शुंग वंश के अंतर्गत आ गया। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने, अग्निमित्र ने अपने समय में अश्वमेध यज्ञ तो नहीं किए, पर युद्ध किए, और युद्ध करने के साथ ही उसने अपना क्या किया था? साम्राज्य का विस्तार किया। इतनी ही कहानी आपको शुंग वंश की मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, जो मेन इंपॉर्टेंट अग्निमित्र से संबंधित है। इसके बाद अग्निमित्र के बाद उसके जो बच्चे होंगे वो शासन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम तो किया नहीं है, कुछ कुछ काम किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी समय में मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया है कि जो सांची है, उस सांची की 4 दीवारी का पुनरुद्धार करने का काम किसने किया था? शुंग वंश के शासन में हुआ। उसका जो प्रवेश द्वार भी बनवाया गया वो शुंग शासकों ने बनवाया। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो भुतरा का अभिलेख मिला है हमें, वहाँ भुतरा में जो सांची की गुफा भी मिली है, सांची जो बौद्ध धर्म की गुफा मिली है, वहाँ पे भी इन लोगों ने क्या किया है? उसका पुनरुद्धार कराने का काम किया है। ये सारे काम लगभग किए हैं किसने? शुंग काल में। ठीक है। इसके बाद और आप देखेंगे तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जब अग्निमित्र के बेटे होते हैं, अग्निमित्र का बेटा तो वासुमित्र होता है। देखिए यहाँ से कहानी समझिएगा आप, अग्निमित्र का बेटा होता है वासुमित्र, परंतु आपको इसका शासनकाल इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतिहास में वासुमित्र का शासनकाल बहुत कम समय का लिए रहा था, इसलिए इसके बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है। अग्निमित्र का एक और बेटा होता है सुजेष्ठ। ये सुजेष्ठ जो है अब आगे शासन करेगा। अग्निमित्र ने अपने शासनकाल में, पुष्यमित्र ने तो 30 साल किया, इसने किया 8 वर्ष, और सुजेष्ठ ने किया लगभग 7 साल तक इसने शासन किया। इसने भी अपने जीवन में कुछ नहीं किया, केवल शासन ही किए, केवल राजपाट ही चलाए और कुछ नहीं किया। सुजेष्ठ के बाद इसका छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है क्या? सुमित्र। सुजेष्ठ का बेटा सुमित्र अब आगे चल के शुंग वंश का शासक बनेगा। जैसे ही सुमित्र शासक बनता है, यकीन मानना और पूरा की पूरा शुंग वंश खत्म। क्यों?
क्योंकि सुमित्र जो था अपने जीवन में केवल 2 ही 3 चीज़ों को बस जानता था। एक तो नाच गाना, मुजरा देखना, पीना खाना, बस भोग विलासिता, बस संगीत, हो गया भैया, इतना मिल गया तो बहुत मिल गया। सुमित्र के शासनकाल में ये माना जाता है कि शुंग वंश जो है ये क्षीण होने लगा। क्षीण मतलब कमज़ोर होने लगा। कमज़ोर तो अग्निमित्र के बाद ही होने लगा था, परंतु ये तो फिर भी ठीक ठाक थे। सुमित्र के आने के बाद तो पूरा काम ही खत्म हो गया। सुमित्र जैसे ही शासन में आया तो लगभग पूरा इनका शुंग वंश जो था वो भी जर्जर कंडीशन में आ गया। कुछ लोग कहते हैं, इतिहास में कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि सुमित्र जैसे ही राजा बना तो इसने राजपाट की तरफ दिमाग लगाना बंद कर दिया, नाच गाना में दिमाग लगाना शुरू कर दिया, बस भोग विलासिता के ऊपर लग रहा है। एक बार ऐसा माना जाता है कि सुमित्र किसी संगीत कार्यक्रम में बैठ के नाच गाना देख रहा था, मतलब कोई नाचरा वाचरा होगा, कोई बढ़िया बेहतरीन महफिल जमाई गई होगी, उस महफिल में सुमित्र भी बैठा हुआ था और पूरे नाच गाने का बढ़िया आनंद ले रहा था। उस संगीत समारोह में एक बंदा था जिसका नाम था मूलदेव। मूलदेव कौन? इसी साम्राज्य का जो अगला शासक होगा वज्रमित्र, उसका ही वो क्या था, सेनापति था। जब सुमित्र एक संगीत समारोह में बैठ के बढ़िया आनंदमय में था तो मूलदेव ने आके उसी संगीत समारोह में सुमित्र को खुपुच कर दिया, उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी। और यहाँ से मारा तो मूलदेव ने था सुमित्र को, किसने मारा था? मूलदेव ने, परंतु शासक बना कौन? वज्रमित्र। क्योंकि वज्रमित्र जो है, वज्रमित्र का सेनापति ही था मूलदेव, इसी के माध्यम से उसने सुमित्र को मरवा दिया एक संगीत कार्यक्रम में। वज्रमित्र ने अपना अगला शासक बन गया वज्रमित्र। वज्रमित्र के बाद आप देखेंगे तो भगवत आपको देखने को मिलेगा। भगवत से संबंधित तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है हमारे मध्य प्रदेश में। और भगवत के बाद जो अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है देवभूमि, कहीं कहीं देवभूति मिलेगा आपको, ये देवभूति, ठीक है। ऐसे 2 अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। शासकों का एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। शुंगमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की, उसके बाद अग्निमित्र उसका शासक बना शुंग वंश का। शुंग वंश के बाद वासुमित्र ना बन के सुज्येष्ठ शासक बना, 7 वर्ष तक इसने शासन किया। उसके बाद सुमित्र शासक बना। सुमित्र के बाद इसकी हत्या मूलदेव ने की। मूलदेव कौन था? वज्रमित्र का सेनापति था। वज्रमित्र शासक बना। वज्रमित्र के बाद भगवत शासक बना। भगवत के बाद देवभूमि या देवभूति शासक बना। ये शुंग वंश की रेल है। ध्यान रखना है कि इंजन कौन सा है और अंत का डब्बा कौन सा है, कौन लोको पायलट है और कौन गार्ड है, ये आपको समझना है। तो लोको पायलट आप देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंग है, और ये जो गार्ड है आपका रेलवे गार्ड, ये है आपका देवभूमि, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये जो भगवत है इसका ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। भगवत के काल में जब शुंग वंश का शासक भगवत था, इसके शासन काल में एंटियालकिड्स का एक सेनापति जिसका नाम था हेलियोडोरस, यूनान ग्रीक के राजा जिसका नाम था एंटियालकिड्स, इस एंटियालकिड्स का सेनापति हेलियोडोरस यहाँ आया। यहाँ मतलब विदिशा में आया। आपको बताया मैंने कि मगध में पाटलिपुत्र तो इनकी राजधानी थी ही, परंतु इन्होंने विदिशा में भी अपनी राजधानी बना के रखी थी। और लगभग जो भी राजा अपना राजदरबार बनाता था वो विदिशा में ही बैठता था। ऐसे ही भागवत जिस समय विदिशा में शासन कर रहा था उसी समय हेलियोडोरस आया। हेलियोडोरस ग्रीक शासक एंटियालकिड्स का सेनापति था, राजदूत कह लीजिए, वो आया। चूँकि भगवत ये लोग सभी लोग कौन सा धर्म मानते थे? भागवत धर्म मानते थे। भागवत धर्म मतलब भगवान विष्णु से संबंधित था भागवत धर्म, जिसका चिन्ह गरुड़ था। भागवत धर्म का चिन्ह जो कहलाता है वो गरुड़ कहलाता है। अब एंटियालकिड्स आया। विदेशी संबंध बनाना होता है ना जब कभी भी किसी शासक को, तो वो उससे संबंधित चीज़ें उसको गिफ्ट करते हैं। जैसे अगर हमें अमेरिका जाना होगा और अमेरिका की कोई बहुत बढ़िया फेमस चीज़ है, ठीक है, आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं, न्यूयॉर्क में आप देखेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ से कोई नेता जाएगा और न्यूयॉर्क में जाके अगर वहाँ के किसी मंत्री से जाके मिलेगा तो वो उसको गिफ्ट में ही क्या देगा? वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का एक छोटा सा तोहफा दे देगा, या उनसे संबंधित कोई चीज़ दे देगा जिनको वो बहुत अच्छा मानते हैं। तो इससे क्या होता है? संबंध बहुत अच्छे घनिष्ठ बनते हैं, अच्छी मित्रता संबंधित होती है। तो ऐसे ही जब विदेशी लोग हमारे यहाँ तो आने वाले ही थे और आने के लिए उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे अपना संबंध बनाना स्थापित कर दिया था।
जब एंटियालकिड्स आया तो उस समय मगध का जो शासक था वो कौन था, हो गया आपका शुंग वंश का शासक भगवत था। भगवत विदिशा में था। एंटियालकिड्स ने यहाँ विदिशा में आके एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। कई बार पेपर में आता है ये गरुड़ स्तंभ। किसने की थी? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस कौन है? एंटियालकिड्स का राजदूत है, जो कि ग्रीक शासक है, यूनानी शासक है। ठीक, आज वर्तमान में यहाँ के स्थानीय लोग आप देखना इस गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? खाम बाबा। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पटवारी में तो बिल्कुल रेल लग गई थी इस क्वेश्चन की, पटवारी के पेपर में। ठीक, गरुड़ स्तंभ की स्थापना हेलियोडोरस ने किया था। हेलियोडोरस कौन? एंटियालकिड्स का राजदूत था। इसने गरुड़ स्तंभ, जो कि आज वर्तमान में आप देखेंगे तो खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। एक सवाल आएगा कि किस शासक के शासनकाल में हेलियोडोरस आया? भागवत। या हेलियोडोरस किस शासक के दरबार में आया? भगवत। ठीक, गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की? हेलियोडोरस। ठीक, ये सारी। या एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भागवत का धर्म क्या था, कौन से धर्म के अनुयायी थे? भागवत धर्म के अनुयायी थे, तभी तो उसने गरुड़ स्तंभ बनाया। इससे एक संबंध स्पष्ट हो गया, एक मित्रता बन गई। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि भगवत के बाद जो शासक बना आपका, उसका नाम था देवभूमि या देवभूति। ये शासक बना आपका शुंग वंश का। ये भी कोई बहुत विशेष शासक तो ऐसा नहीं था कि इसने अपने जीवन काल में बहुत अच्छा काम किया हो, परंतु जो भी इसकी जानकारी हमें मिलती है वो उतनी स्पष्ट जानकारी नहीं है, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में ऐसी कोई विशेष जानकारी हमको देखने को नहीं मिलती। देवभूमि का एक सेनापति था जिसका नाम था वासुदेव। देखिए यहाँ से एक नई जानकारी और मिलेगी। वासुदेव, वासुदेव कौन है? इसका सेनापति है। किसका? देवभूमि का, देवभूति का। अब यहाँ से कहानी देखिए। चूँकि सबको पता है कि शुंग वंश भी जर्जर कंडीशन में आ गया है, और हर सेनापति ने अपने ही राजा को मार कर ही एक नया साम्राज्य स्थापित किया है। शुंग वंश देख लीजिए, सेनापति ही था, बृहद्रथ को मार के बना। अब इस साम्राज्य में भी देखिए, जस करहि तस फल चाखा। ऐसा कहते हैं ना कि अगर किसी सेनापति ने किसी राजा को अगर मारा है तो यकीन मानना उस राज दरबार को मारने वाला भी कोई ना कोई सेनापति ही निकलेगा। आप ये चीज़ आप नोटिस करते हुए अगर चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि मौर्य वंश के राजा को बृहद्रथ था, उसको मारा किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग था सेनापति। ठीक, अब जो अगला शासक आएगा आपके यहाँ पे, आप उसकी कहानी समझिए। देखिए, देवभूमि का शासक, देवभूमि का सेनापति कौन है? वासुदेव। वासुदेव ने एक दिन क्या किया? एक दासी की लड़की को बुलाया और उस दासी की लड़की को कहा कि देखो, इसको मारना है, देवभूमि को, देवभूति को। उसके लिए मैं तुमको बहुत सारे पैसे दूंगा। जो भी उसने कहा होगा, जो भी लालच उसको दिया, उसने कही ठीक है मार दूंगी। पैसे के लिए क्या नहीं करता इंसान, सब तो कर देता है। पैसा एक इतनी गंदी चीज़ है कि उसके लिए लोग मर्डर कर देते हैं, और वही मर्डर किया था किसने? इस दासी की कन्या ने। कैसे किया? देखो, उसने बोला कि जाके उसको मारना है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मार दूंगी जाके उसको। रात के समय में वो दासी की कन्या देवभूमि की रानी बन के गई उसके कमरे में। जैसे वाइफ जाती है रात में उसके लिए, ऐसे ही ये जाती है रानी बन के। और जब गई है तो स्वाभाविक सी बात है, किसको होश रहता है? राजा महाराजा रात के समय में तो बढ़िया पी पा के टन रहते हैं, किसको पता है कि कौन आ रहा है? सबको पता है कि रानी ही आएगी इस समय, तो राजा को तो पता ही था। रानी के रूप में वासुदेव ने एक जो दासी की कन्या को पहुंचाया था, वो कन्या गई वासुदेव भूमि के कमरे में और वहां जाके उसकी हत्या कर दी। और आगे चल के फिर इसी साम्राज्य का जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा वासुदेव। वासुदेव संबंधित था कर्ण वंश से, और यहाँ से आप देखेंगे कर्ण वंश की स्थापना यहाँ से वासुदेव द्वारा की जाएगी। ये है शुंग वंश का पूरा कार्यकाल। ठीक, मैं एक बार फिर आपको ये बात बोल रहा हूँ, अगर आप इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो आप उसमें ये पाएंगे कि जब किसी भी राजा को उसकी हत्या उसके सेनापति के द्वारा ही की गई, तो याद रखना वो सेनापति जब राजा बनेगा उसकी हत्या भी किसी न किसी सेनापति के द्वारा ही की जाती है। बुजुर्गों ने कहा है, बड़े बड़े कवियों ने कहा है कि जो जस करहि तस फल चाखा, तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा ही। तुमने किसी राजा को मारा तो तुम्हें भी तुम्हारा कोई ना कोई सेनापति मारेगा ही मारेगा। आखिरकार वही हुआ।
पुष्यमित्र शुंग ने उसके ही राजा को मार के अपना साम्राज्य स्थापित किया। बृहद्रथ राजा था, सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। आप देखेंगे शुंग वंश का राजा देवभूमि है, उसी का सेनापति वासुदेव ने ही उसकी हत्या करवाई और कर्ण वंश की स्थापना कर ली। तो सेनापति ने ही अपने राजाओं को मार मार के नए नए वंश की स्थापना की है। इतिहास में आपको एक ये टर्न भी देखने को मिलता है, ये पहलू भी देखने को मिलता है। एक पहलू जो बच्चे अपने बाप को मार मार के अपना शासन बनाएंगे, एक पहलू सेनापति जो अपने राजा को मार मार के अपना शासन बनाएंगे। कुछ भाई अपने भाई को मार के शासन बनाएगा। सब अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग दृष्टि से देखना होगा, ठीक है। तो ये है पुष्यमित्र शुंग का, शुंग वंश का हमारे मध्य प्रदेश में योगदान क्या है, क्या क्या मुख्य रूप से आपको योगदान इसका ध्यान रखना है। एक तो सांची वाला, कि सांची का जो प्रवेश द्वार है वो किसने बनाया है, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ है, ठीक है। उसकी चार दीवारी बनाने का काम भी किसने किया है, शुंग शासकों ने ही किया है। इसके अलावा भी आप देखेंगे भरूच का जो सतना के पास में आप देखेंगे वहाँ पे एक भरूच का स्तूप आपको देखने को मिलेगा। वो स्तूप भी शुंग वंश के शासन में ही बना था, शुंग शासन काल में ही बनाया गया था। इसके अलावा भी आप देखेंगे उन्होंने क्या क्या कुछ नई नई चीज़ें किया है। साम्राज्य को विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश में बहुत योगदान भी दिया है। आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई इतना सारा किया, विदर्भ का क्षेत्र को शामिल कर लिया। आप देखेंगे इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, जो छोटे छोटे टुकड़ों में आप देखेंगे त्रिपुरी हो गया था, माहिष्मती हो गया था। इन सभी को इन्होंने इकट्ठा करके एक बार फिर से शुंग वंश की स्थापना की। बदकिस्मती से इनके जो शासक हुए उतने अच्छे शासक नहीं हुए, परंतु उसी के सेनापति ने उन्हीं शासकों को मार के एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिस वंश का नाम पड़ेगा कर्ण वंश। और उस कर्ण वंश के बारे में हम पढ़ेंगे कल, ठीक है।